प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज इस ई व्याख्यान में हम मांग की लोच मापने की विधियों के अंतर्गत कुल व्यय विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने मांग की लोच मापने की अन्य विधियों के बारे में बताया था, विस्तार से चर्चा की थी। मांग की लोच मापने की कुल 4 विधि है। पहली विधि प्रतिशत विधि है, परसेंटेज मेथड। दूसरी विधि बिंदु विधि है, पॉइंट मेथड। तीसरी विधि आर्क विधि है, यानी चाप विधि, आर्क मेथड। और चौथी विधि कुल व्यय विधि या कुल व्यय और मांग की लोच में संबंध। आज हम इस ई व्याख्यान में कुल व्यय विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। मांग की लोच मापने की विधियों का प्रतिपादन अल्फ्रेड मार्शल ने किया, जैसा कि हमने प्रतिशत विधि, चाप विधि और बिंदु विधि के अंतर्गत जाना था। इस कुल व्यय विधि के लिए हमने एक टेबल ली है, जो कि आज इस स्लाइड में आपको इमेज के रूप में दिखाई दे रही है। ये सारणी नंबर 6.2 है, जो कुल व्यय और मांग की लोच के बीच संबंध को स्पष्ट कर रही है और बता रही है कि यदि कीमत के घटने या बढ़ने के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुल व्यय में कमी या वृद्धि होती है, उसके आधार पर हम मांग की लोच माप सकते हैं। यह इमेज मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक सामान्य अर्थशास्त्र व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण से लिया है और पेज नंबर 91 की यह टेबल है, जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें 4 कॉलम है और पहला कॉलम मांग की लोच की स्थिति से संबंधित है, यानी मांग की लोच की श्रेणी को बताता है। इसमें मांग की लोच को हमने प्राइस इलास्टिसिटी से डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ईपी लिखा हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा कॉलम है कीमत के घटने की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा कुल व्यय में, उसके बारे में लिखा गया है और इसे दिया है पी डाउन एरो के साथ में, यानी कि कीमत घटने पर पी फॉर प्राइस और डाउन एरो मतलब घटना। और तीसरा कॉलम है कीमत बढ़ने की स्थिति को दर्शा रहा है, जिसमें हमने पी को अप एरो के साथ में दिखाया है, अर्थात प्राइस इंक्रीजिंग। और चौथा जो कॉलम है वो संक्षिप्तीकरण, यानी कि जो परिस्थिति है उसके बारे में संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहा है, उसको गणितीय रूप में या संक्षिप्त रूप में विवरण प्रस्तुत कर रहा है। 3 परिस्थितियां हैं, इकाई से अधिक लोच, इकाई से कम लोच और इकाई के बराबर लोच। जैसा मैंने पहले बताया था कि मांग की लोच ज्ञात करते समय जब हम इसकी श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो मुख्य रूप से 3 श्रेणियां मांग की लोच की प्राप्त होती है: इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक। और एक स्थिति होती है शून्य और एक स्थिति होती है अनंत, जो कि बहुत कम दिखाई देती है या फिर इनका कुल व्यय के साथ में गहरा संबंध नहीं है। हम कुल व्यय के साथ में मांग की लोच मापने की इस कुल व्यय विधि को विस्तार से इस प्रकार जान सकते हैं। पहली स्थिति है इकाई से अधिक लोच की, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये स्थिति तब होती है जब कि कीमत के घटने पर यदि कुल व्यय बढ़ता है तो यह मांग की इकाई से अधिक लोच होगी, जिसे हम सापेक्षतया लोचदार मांग कहते हैं। और यदि कीमत बढ़ती है और कुल व्यय घटता है तो इसे हम इकाई से अधिक लोच कहेंगे। अर्थात जब इकाई से अधिक लोच होती है तो कीमत के घटने और कुल व्यय के बढ़ने की स्थिति होती है और कीमत के बढ़ने और कुल व्यय के घटने की स्थिति होती है, अर्थात दोनों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इसको हम संक्षिप्त में इस तरह से कह सकते हैं कि यदि
लोच इकाई से अधिक होती है तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। यानी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। यदि कीमत गिरती है तो कुल व्यय बढ़ता है, कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय घटता है। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होता है तो कुल व्यय में कुल व्यय में उसके विपरीत परिवर्तन होगा और मांग मात्रा में 10 से अधिक मात्रा में 10 से अधिक अनुपात में परिवर्तन होगा। जैसा कि हमने मांग की लोच की श्रेणियों के अंतर्गत जाना था कि यदि इकाई लोच मांग की लोच इकाई से अधिक है तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उससे अधिक अनुपात में मांग मात्रा में परिवर्तन होता है और मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कुल व्यय को घटाता बढ़ाता है। तो जब इकाई से अधिक लोच होती है तो कीमत के गिरने से अधिक वस्तुएं खरीदी जाती है जिसके कारण कुल व्यय बढ़ता है, जेब अधिक ढीली होती है। और जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम कर दी जाती है और कीमत के गिरने के अनुपात से अधिक गिरती है। कीमत के बढ़ने के अनुपात से मांग मात्रा अधिक अनुपात में गिरती है जिसके फलस्वरूप कुल व्यय में कमी आती है, जो ये दिखाता है कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। लास्ट जो कॉलम है वो जो हमने शब्दों में बात की है उसको संक्षिप्त रूप में बता रहा है कि यदि कीमत गिरती है और कुल व्यय बढ़ता है और कीमत बढ़ती है और कुल व्यय घटता है तो इसका मतलब होगा प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोच। दूसरी परिस्थिति जो है वो है ये दिखाती है कि यदि कीमत में परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप कुल व्यय में भी यानी टोटल एक्सपेंडिचर में भी उसी दिशा में परिवर्तन होता है तो यह इकाई से कम लोच की स्थिति पाई जाती है। अर्थात कीमत में परिवर्तन और कुल व्यय में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो इसका मतलब हुआ कि यह इकाई से कम लोच है। प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 कब? जबकि प्राइस डिक्रीजिंग then total expenditure also decreasing and price increasing then total expenditure also increasing। यानी कि कीमत गिरती है तो कुल व्यय गिरता है, कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय बढ़ता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि मांग की कीमत लोच इकाई से कम है और इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। कीमत गिरी कुल व्यय गिरा, कीमत बढ़ी कुल व्यय बढ़ा, अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई से कम है। प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। और तीसरी स्थिति है कि कीमत गिरे या बढ़े, कीमत घटे या कीमत बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं आए तो इसका मतलब होगा कि यह इकाई लोच है। यानी उस परिस्थिति में जबकि कीमत गिरती है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर वही रहता है, कीमत बढ़ती है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर वही रहता है, तो इसका मतलब है मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। इस परिस्थिति को इस अंतिम कॉलम में बहुत सही दिशा में बहुत सही तरीके से बताया गया है। प्राइस घटे या बढ़े, प्राइस को डाउन एरो के साथ में, प्राइस को अप एरो के साथ में, यानी प्राइस घटे या बढ़े, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुल व्यय उतना ही रहता है जितना कि कीमत गिरने से पहले था
और बढ़ने की स्थिति है तो कीमत बढ़ने से पहले था। यानी कि कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो कीमत बढ़े या घटे। तो इसे हम प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 यानी इकाई लोच कहते हैं। इकाई के बराबर लोच कहते हैं, एक के बराबर लोच कहते हैं। यह कुल व्यय तथा मांग की लोच में संबंध है और कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जबकि कीमत के घटने और बढ़ने के फलस्वरूप होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कुल व्यय की स्थिति को देखकर कुल व्यय की स्थिरता, घटना या बढ़ने की स्थिति को देखते हुए मांग की लोच को ज्ञात किया जा सकता है। मांग की लोच का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार हमने मांग की लोच मापने की विधियों के अंतर्गत 4 विधियां पढ़ी। मांग की लोच, मांग का नियम, मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की लोच की मापने की विधियों का प्रतिपादन का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। और वैसे भी मैंने पूर्व में बताया था कि जिस तरह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीन्स को पढ़ते हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांतों के बाद यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो वो कीन्स है, और कीन्स के सिद्धांतों को पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं और उसके बाद के जितने भी सिद्धांत आए उनको पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स में कहते हैं और बीए आर्ट्स में कहते हैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के। तो बेसिक कंसेप्ट की जब बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इसमें अधिकतर नियम सिद्धांत मार्शल द्वारा प्रतिपादित है और हम इन्हें पढ़ते हैं। और उसके बाद के जो सिद्धांत हैं, चाहे वो हिग्स हो, चाहे वॉलरस हो, चाहे पिगू हो या अन्य कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हो, नियम हो या और भी कोई सिद्धांत हो, वो मार्शल के सिद्धांतों के आधार पर और उसके बाद प्रतिपादित किए हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अधिकतर सिद्धांत मार्शल के पढ़ते हैं। धन्यवाद। अगले ई लेक्चर में हम उत्पादन क्या है और उत्पादन फलन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।